हाँ बच्चों, अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण पोटेंशियल देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। फिर चलो पहले देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट रिंग हो तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। तो चलो इस बार इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट रिंग है, इसका चार्ज प्लस क्यू, रेडियस आर है और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में तो जो भी चार्ज है इसकी पेरीफेरी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना? तो तुम आराम से बताओ, है ना? कोई हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बता इस रिंग में सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पर होगा, अंदर से तो खाली होती है ना, हमको पता है कि रिंग अंदर से खाली होती है तो इसमें जितना भी चार्ज है सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही होगा। तो बता हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी, ये बोल सकते हैं कि रिंग में सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे होगा तो हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, के क्यू ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा और सबको रुपए पैसे के टाइप से जोड़ देंगे तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन आर। कोई मूर्खों टाइप से जीरो तो नहीं बोल देगा ना? ध्यान रखना कि सेंटर पर कैंसिल होता है, वो क्या कैंसिल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होता है। पोटेंशियल तो रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाता है। बोल सकते हैं कि हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन आर, के क्यू ओपन आर उतना ही होगा। तो सारे पोटेंशियल को रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे तो सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर होगा। ये तो सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल आ गया। हम समझते हैं कि पोटेंशियल आ गया मतलब इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर सेंटर पर कोई क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज रखे तो रिंग के कारण इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे? क्यू वी। क्यू की जगह तो क्यू नॉट और वी होगा रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन आर। तो यूनिफॉर्म रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल देख लिया। लेकिन एक बार यूनिफॉर्म रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर नहीं वेक्टर होता है, उसको रुपए पैसे टाइप से ऐड नहीं कर सकते, उसमें तो वेक्टर एडिशन करना होता है। तो हमको अच्छे पता है कि बता इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला, तो इस एलिमेंट के कारण ऐसा दूर भगाने वाला, इस टाइप से सेंटर पर सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कर चुके हैं ना? इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। सेंटर पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इससे सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल कैंसिल नहीं होता है क्योंकि वो रुपए पे से टाइप से जुड़ जाता है। तो सेंटर पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। बस इससे हम वापस कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो वहां पोटेंशियल जीरो होना जरूरी नहीं है और किसी पॉइंट पर संयोग से अगर पोटेंशियल जीरो हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी लेकिन कई बार नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती है, उसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल पूछता है। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई रिंग है जिसकी रेडियस आर, चार्ज क्यू और इस बार नॉन यूनिफॉर्म रिंग है मतलब जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नहीं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और कहीं कम है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बार भी रिंग रिंग के सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल देखना है। बताओ इस बार भी पोटेंशियल क्या के क्यू ओपन आर जितना ही होगा या नहीं होगा? तो देख सकते हैं। है तो तुम खुद बताओ कि भले ये नॉन यूनिफॉर्म रिंग है लेकिन अभी भी सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही है। तो देख सकते हैं कि भले ही नॉन यूनिफॉर्म रिंग है लेकिन अभी भी सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही है। तो अभी भी हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आ रही होगी। तो अभी भी हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन आर, के क्यू ओपन आर इतना ही होगा। तो सारे पोटेंशियल रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएंगे। तो इस बार भी सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन आर ही होगा। है तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल के मामले में रिंग यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बच्चों, अभी हमने कंप्लीट रिंग के कारण पोटेंशियल देखा, आधी रिंग के कारण देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई चार्ज आधी रिंग है
इसका चार्ज q रेडियस r और हमको पता है कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पोटेंशियल में रिंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई की कोई चार्ज रिंग है, चार्ज q रेडियस r और चार्ज यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस इस आधी रिंग के भी सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। आंखें बंद करके बताओ कितना होगा k q अपन r देख सकते हैं ना। तो तुम बताओ, सॉरी, ये तुम बताओ कि कंप्लीट नहीं, भले ही आधी रिंग है लेकिन अभी भी सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही है ना। देख सकते हैं कि कंप्लीट नहीं, भले ही आधी रिंग है लेकिन अभी भी सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही है। तो अभी भी हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आ रही होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, के क्यू ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा। और सारे पोटेंशियल को रुपए पैसे टाइप से ऐड कर देंगे। तो इस बार भी सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा। चलो चौथा केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं आधी रिंग भी नहीं है, रिंग का कोई छोटा सा टुकड़ा है या छोटी सी आर्क है। तो इसका चार्ज क्यू, इसकी रेडियस आर है ना। और इस बार भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार आधी रिंग भी नहीं है, इस बार रिंग का कोई टुकड़ा है आर्क है। तो बस इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल देखना है। डायरेक्ट बताओ कितना होगा। इस बार भी बिंदास के क्यू अपन आर उतना ही होगा। तो इसको भी कर सकते हैं। तुम खुद बताओ कि भले ही, तुम खुद बताओ कि भले ही रिंग का टुकड़ा है लेकिन अभी भी सारा का सारा चार्ज पेरीफेरी पे ही है। तो अभी भी हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आ रही होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू अपन आर, के क्यू अपन आर इतना ही होगा। सारे पोटेंशियल रुपए पैसे टाइप से जुड़ जाएंगे। तो सेंटर पर इस बार भी रिजल्टेंट पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा। हाँ बच्चों, अभी हमने किसी चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस बार कोई चार्ज रिंग है, इसका चार्ज क्यू रेडियस आर और हमको पता है कि रिंग, हमको पता है कि जो रिंग होती है अंदर से खाली होती है। तो जो भी चार्ज होगा वो इसकी केवल पेरीफेरी पर ही होगा, है ना। और साथ में हमको ये भी पता है कि पोटेंशियल निकालने के लिए ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका टोटल चार्ज क्यू रेडियस आर है। और चित्र से दिख रहा होगा कि ये रिंग ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं रखी है, ऐसी वर्टिकल रखी है। वो समझते हो कि रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसी वर्टिकल रखी है। कोई चार्ज रिंग है जिसका चार्ज क्यू रेडियस आर। तो इसके कारण सेंटर पर तो पोटेंशियल देख चुके थे, तो हमको पता है कि चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर तो पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर होता है। लेकिन इस बार हमको देखना है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है ना। तो देखो, उसके लिए इस बार कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। है तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस रिंग पर अगर कोई भी एलिमेंट ले, बताओ हर एलिमेंट की, है ना, हर एलिमेंट की इस पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी और एक्सियल डिस्टेंस एक्स ही होगी। तो हर एलिमेंट की इस पॉइंट से सीधी डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगी। है तो हम सोच सकते हैं यार, कॉमन सेंस सोच सकते हैं कि होता है इस रिंग में तुम चाहे कोई भी पॉइंट लो, है ना, इस रिंग में चाहे तुम कोई भी एलिमेंट लो, हर एलिमेंट की इस पॉइंट से एक्सियल डिस्टेंस x ही होगी और रेडियल डिस्टेंस r ही होगी। तो हर एक एलिमेंट की इस पॉइंट से सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतनी होगी। अलग अलग तो नहीं होगी, तो बोल सकते हैं कि रिंग में कोई भी एलिमेंट लें, हर एलिमेंट की इस पॉइंट से सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगी। तो बताओ हर एक एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू ओपन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके कारण भी के क्यू ओपन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सारे पोटेंशियल को रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो इस एक्सिस वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल भी के क्यू टोटल ओपन है सीधी डिस्टेंस। तो बस एक्सिस वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल भी के क्यू टोटल अपन ये सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, है ना। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती थी,
इसलिए उसमें कंपोनेंट और ये सब लेने पड़ते थे, लेकिन पोटेंशियल की तो बेचारे की डायरेक्शन होती नहीं है, सब रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएँगे। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग के हर एक एलिमेंट के कारण यह पोटेंशियल k q अपन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर k q अपन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उतना ही होगा, सब रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएँगे। तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल भी k q टोटल अपन ये सीधे डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगा। चाहे रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब भी उतना ही होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब भी इतना ही होगा, कंप्लीट रिंग हो तब भी उतना ही होगा, आधी रिंग हो तब भी एक्सिस पर पोटेंशियल उतना ही होगा। हाँ बच्चों, ठीक है, तो अभी हमने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल देख लिया, है ना? हमको पता है कि कोई चार्ज रिंग हो, उससे इसके सेंटर से एक्स एक्सियल डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू टोटल अपन सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये चीज तुमको अच्छे पता होनी चाहिए कि इस रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल निकाल लिया, मत तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकाली। तो देखो कई बार इसके एक्सिस पर प्लस क्यू नॉट का कोई टेस्ट चार्ज रखता है, तो पूछता है कि रिंग के कारण इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कर सकते हैं, तो हमको पता है कि रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पोटेंशियल में क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज है, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी। तो क्यू की जगह तो इस पार्टिकल का चार्ज क्यू नॉट, और वी होगा रिंग के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, मतलब के क्यू अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। ये तो उसको करने का सही तरीका है, लेकिन अपने इंडिया में बेवकूफों की कमी नहीं है ना? जैसे कि रिंग के कारण इस टेस्ट, इतना तुम समझते हो कि रिंग के कारण टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो एज ए रिएक्शन इस टेस्ट चार्ज के कारण रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी, या दोनों की आपस में एनर्जी भी इतनी होगी, ठीक है? लेकिन मूर्खों को पूछते हैं कि रिंग और टेस्ट चार्ज के बीच आपस में एनर्जी कितनी होगी, पूछते हैं, तो बस मूर्ख लोग तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही के क्यू वन क्यू टू अपन आर ये लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। चमका कर बताया था कि फोर्स के क्यू एन क्यू टू अपन आर स्क्वायर या पोटेंशियल के क्यू एन क्यू टू अपन आर, ये तभी वैलिड है जब या तो दोनों पॉइंट चार्जेस हो या फिर स्फेरिकल हो, तभी वैलिड है। अगर रिंग डिस्क प्लेट जैसी कोई और ज्योमेट्री हो, तो के क्यू एन क्यू टू अपन आर वाला वैलिड नहीं है, तब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू वी लगाते हैं। चलो बच्चों, रिंग के पोटेंशियल का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई चार्ज रिंग है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको देखना है कि जैसे-जैसे सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस x चेंज करेंगे, वैसे-वैसे इस रिंग का पोटेंशियल किस टाइप से चेंज करेगा वो देखना है ना? और हम अभी देख चुके हैं, है ना? हमको अच्छे याद है कि किसी चार्ज रिंग के कारण, है ना? हमको पता है कि किसी भी चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपन सीधी डिस्टेंस, मतलब के क्यू अपन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम खुद बताओ कि रिंग के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला, उसमें x केवल डिनोमिनेटर में ही आ रहा है। दिख रहा है ना कि रिंग के पोटेंशियल का जो ग्राफ है उसमें x केवल डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, न्यूमरेटर में है ही नहीं। तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे पोटेंशियल घटेगा, मतलब ग्राफ कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। बना सकते हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले सेंटर पर, है ना? सबसे पहले सेंटर पे मतलब x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल देखते हैं। तो तुम बताओ, सॉरी, नहीं तुम बताओ, इसमें x इक्वल टू 0, सॉरी, तो इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा ना? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर मिनिमम, मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम, और डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और बताओ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल कितना बचेगा, के क्यू अपन कैपिटल आर। लेकिन ये तो हमने बेवकूफी कर दी, हम तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि बताओ x इक्वल टू 0 मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, है ना? वही कि x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, और हमको अच्छे पता है कि रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और के क्यू अपन कैपिटल आर होता है। तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, के क्यू अपन कैपिटल आर। फिर बताओ, जैसे से एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाएंगे x बढ़ेगा, तो बताओ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली घटेगा। और ऐसे ही बताओ, x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल टेंड्स टू 0। और बताओ इधर ग्राफ ऐसा है तो ऑब्वियसली उस साइड भी वैसा ही होगा, हमको पता है ना? हमको अच्छे पता है कि पोटेंशियल स्केलर होता है, कोई
इधर आई कैप और इधर माइनस आई कैप नहीं होता, बस इस साइड पोटेंशियल का फंक्शन ये है तो उस साइड भी ये होगा, तो सिमेट्रिकली इधर भी ग्राफ इसी टाइप का आएगा, है ना? और ये भी तुमको अच्छे से आना चाहिए, है ना? सॉरी, ये भी तुमको अच्छे पता होना चाहिए कि रिंग के पोटेंशियल का ग्राफ बना दिया, मतलब इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना दिया। अगर इसी के एक्सिस पर क्यू नॉट का कोई टेस्ट चार्ज हो तो उसकी पोटेंशियल जी क्यू नॉट वी होगी ना, तो बताओ पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा है, तो इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में हम कंचे की ट्रिक लगा सकते हैं ना, तो कंचे की ट्रिक किससे हम बोल सकते हैं कि रिंग के से, है ना, कंचे वाली ट्रिक से हम बोल सकते हैं कि रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी मतलब सेंटर वाला पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और इसे अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो उसकी पोटेंशियल जी माइनस क्यू नॉट इंटू वी होगी, तो तब पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा है, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ माइनस में, तो इसका उल्टा होगा। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज हो तो फिर यहाँ पोटेंशियल का भले ही मैक्सिमा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बनेगा, और मिनिमा बनेगा मतलब नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए सेंटर वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये सब कॉमन सेंस से भी तुम सोच सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी का एक क्वेश्चन करते हैं तो देख लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि आर रेडियस की कोई रिंग है जो यूनिफॉर्मली नहीं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हमको दे रखा है कि इस रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी वो थीटा के साथ चेंज कर रही है, और हमको दे रखा है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा के टाइप से चेंज कर रही है, जहाँ लैम्डा नॉट कोई कांस्टेंट है। तो बस हमको देखना है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इस एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो पूछा है कि इस पूरी रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, और सेकंड पार्ट में पूरी रिंग के कारण नहीं, रिंग का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओनली उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण इस एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है कोई रिंग है जिसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ये थीटा पे डिपेंड कर रही है, और लैम्डा नॉट cos थीटा के टाइप से चेंज कर रही है। तो चलो पहले थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो तुम खुद बताओ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी cos थीटा पे डिपेंड कर रही है ना? लीनियर चार्ज डेंसिटी cos थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो बताओ थीटा इक्वल टू 0 पर cos थीटा मैक्सिमम होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सबसे बड़ी पॉजिटिव होगी। फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं cos थीटा घटता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी घटेगी, और थीटा इक्वल 90 पर cos थीटा 0, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 0 होगी। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी। थीटा इक्वल टू 180 पर cos थीटा सबसे बड़ा नेगेटिव, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सबसे बड़ी नेगेटिव। तो वैसे ही सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पॉजिटिव होगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर इस एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है ना? तो चलो सबसे पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि ये पहले पार्ट में पूछा है कि इस पूरे रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है ना? तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? फालतू का डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रिंग में जितने भी चार्जेस हैं, है ना, भले ही कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम बोल सकते हैं कि रिंग में जितने भी चार्जेस हैं सारे के सारे चार्ज पेरीफेरी पे होंगे। बनाया था चलो, है तो वही कि रिंग में जितने भी चार्ज होंगे सारे के सारे चार्ज पेरीफेरी पे होंगे। तो देख चुके हैं कि हर एक चार्ज की इस पॉइंट से एक्सियल डिस्टेंस x ही होगी, रेडियल डिस्टेंस कैपिटल R होगी, तो हर एक चार्ज की पॉइंट से सीधी डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी। तो हर एक चार्ज के कारण यह पोटेंशियल k की ओपन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, k की ओपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उतना ही होगा। तो सारे पोटेंशियल को रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर भी रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, k क्यू टोटल ओपन सीधी डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो पहले पार्ट में हमको
पूरी रिंग के कारण पोटेंशियल देखना है। ये तो तुम लॉजिकली देख सकते हैं ना, ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि बताओ इस बार जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है cos थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चार्ज जितना पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चार्ज उतना ही नेगेटिव, तो पूरी रिंग पर रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा? 0। है ना? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चार्ज cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, तो उसे साफ-साफ बोल सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चार्ज जितना पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चार्ज उतना ही नेगेटिव होगा, तो पूरी रिंग पर रिजल्टेंट चार्ज कितना है? 0। तो रिजल्टेंट चार्ज 0, तो एक्सिस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल भी आंखें बंद करके 0। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते थे कि हर एक चार्ज की इस एक्सियल पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही है ना, तो बताओ इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा, इन नेगेटिव चार्जेस के कारण पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। तो सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है? तो ये तो पूरी रिंग के कारण तो एक्सिस पर पोटेंशियल आंखें बंद करके 0। लेकिन सेकंड पार्ट पे हमको पूछा है कि पूरी रिंग के कारण नहीं, केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा इक्वल 0 से 90, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्टेंट चार्ज नॉन जीरो होगा, तो इसके कारण एक्सिस पर पोटेंशियल होगा। और मैं लिख सकता हूँ कि ओनली इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण, है ना, ओनली इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के फर्स्ट क्वाड्रेंट का चार्ज अपन सीधे डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण पोटेंशियल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल चार्ज अपन सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमको केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का चार्ज कितना होगा वो देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो रिजल्टेंट चार्ज 0 नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा। तो केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का चार्ज कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए अब तो हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म रिंग है ना, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो बस क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको छोटे-छोटे एलि है ना, वही अपना पुराना तरीका है ना, वही पुराना तरीका कि ये जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको छोटे-छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और चलो यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल मतलब आर डी थीटा। और चलो छोटे से एलिमेंट का चार्ज भी लिख सकता हूँ ना, छोटे से एलिमेंट का चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो मैंने चमका कर बताया था कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता तो डीक्यू के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अभी नॉन यूनिफॉर्म रिंग है तो और अच्छा है, यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस रिंग के लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, तो आर डी थीटा इतनी लेंथ में कितना चार्ज होगा बताओ? लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इतना होगा, है ना? ये होगा। तो बस अब हम निकाल सकते हैं ना? बस हम कह सकते हैं कि छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा? लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो हमको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल चार्ज निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल चार्ज इसका इंटीग्रेशन, जगह की कमी है इससे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि बताओ इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा नॉट आर तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का चार्ज निकालना है, इससे लिमिट थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और मैं इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताओ cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट में थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो sin पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में थीटा की जगह 0 रखेंगे तो sin 0, तो 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चार्ज कितना हो गया? लैम्डा नॉट आर, है ना? तो बस हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण या पोटेंशियल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल चार्ज ओपन सीधी डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल चार्ज लैम्डा नॉट आर है। ये कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने किसी चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हो, मतलब कोई चार्ज सर्कुलर प्लेट हो, तो उसके कारण एक्सिस पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, मतलब सर्कुलर प्लेट है, इसकी रेडियस आर, जो भी चार्ज है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको दे रखा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, और साफ साफ दिख रहा है कि डिस्क वर्टिकल रखी हुई है। तो हमको देखना है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इस
एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण एक्सिस पर हमको रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी डिस्क हो तो इसको पतली-पतली रिंग में डिवाइड करते हैं, तो पट्टियों में डिवाइड करते हैं। बस यहाँ भी है ना? यहाँ भी वही काम करते हैं कि जो भी डिस्क है इसको हम पतली-पतली रिंग में या पतली-पतली पट्टियों में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस की मतलब r रेडियस पर और dr थिकनेस की कोई पतली सी रिंग लेते हैं। है तो हर बार ऐसा ही करते हैं कि पूरी डिस्क को पतली-पतली रिंग में डिवाइड करते हैं और यहाँ से r डिस्टेंस मतलब r रेडियस की और dr थिकनेस की कोई पतली सी रिंग लेते हैं या पतली सी पट्टी लेते हैं। और चलो इस पतली सी पट्टी पर चार्ज dq मान लेते हैं, है ना? तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि जो पतली सी रिंग है उसका चार्ज dq है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इस पतली सी रिंग के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? वो एक kq ओपन सीधी डिस्टेंस। बताओ, इस बार अपना जो एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में है, तो इसमें रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा ना? बस बोल सकते हैं कि इस पतली सी रिंग का चार्ज dq है ना, इस पतली रिंग का चार्ज dq और इसकी रेडियस r है। तो रिंग वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पतली सी रिंग के कारण, इस पतले से एलिमेंट के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? kq अपन सीधी डिस्टेंस, तो kq की जगह dq अपन सीधी डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बताओ, इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट के कारण यहाँ पोटेंशियल इतना है। तो बताओ इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल इसका इंटीग्रेशन सब रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएंगे ना? लिख सकता हूँ कि इस पतली सी रिंग या एलिमेंट के कारण पोटेंशियल इतना है, तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन k dq अपन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको dq की वैल्यू रखनी है, मतलब ये जो पतली सी रिंग है या जो पतली सी पट्टी है उसका चार्ज कितना होगा वो देखना होगा। ठीक है, तुम खुद बताओ कि इस बार ये प्लेट है, मतलब जो भी चार्ज है वो एरिया में फैला हुआ है। तो हमको इस पतली सी पट्टी का चार्ज निकालने के पहले इस पतली सी पट्टी का एरिया देखना होगा, है ना? पता होगा तुमको, ये पहले ही बता चुका हूँ। है तो वही कि जो भी चार्ज सरफेस एरिया में फैला है, तो चार्ज निकालने के लिए पहले हमको इस पतली सी पट्टी का एरिया निकालना होगा। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है ना, तो उस पतली सी सर्कुलर पट्टी है तो इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा? पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो द पतली सर्कुलर पट्टी है तो उसकी लेंथ तो कितनी होगी? 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ dr। तो इस पतली सी पट्टी का एरिया इतना हो गया। एरिया इतना हो गया तो पतली पट्टी का चार्ज भी निकाल सकते हैं, है ना? तो डायरेक्ट बताओ कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो 2 पाई r dr इतने एरिया में कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। तो होता है dq। इस पतले से एलिमेंट का चार्ज हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू 2 पाई r dr ये लिख सकते हैं। बस आराम से बताओ कि टोटल पोटेंशियल के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो तुम बताओ कि इसमें कांस्टेंट क्या है? तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिग्मा इंटू 2 पाई कांस्टेंट है बाहर। और मैंने तुमको 10 बार बताया था कि कभी भी ऊपर 2 पाई या 4 पाई की टर्म आए तो तब हम k को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो k को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा कांस्टेंट है बाहर, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, तो बस ये सारे कांस्टेंट है बाहर आ गए और अंदर क्या बचेगा? केवल इंटीग्रेशन r dr ओपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट ये। आराम से बताओ कि dr है तो r की लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहली रिंग ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 करते हुए लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू कैपिटल R। तो डिस्क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? r इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक फैली है, इससे लिमिट r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R। लेकिन बताओ अगर कोई हॉलो डिस्क होती जो R1 से R2 तक फैली होती तो फिर लिमिट r इक्वल टू R1 से R2, लेकिन इस बार कंप्लीट डिस्क है जो 0 से कैपिटल R तक फैली है तो लिमिट r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R ये रखेंगे। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो जगह की कमी है इसलिए मैं पीछे कर लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ। तो हमको देखना था कि इंटीग्रेशन r dr ओपन रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना था और लिमिट आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर। देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन करना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में बताया था, है ना? तो मैंने तुमको बताया था कि इसमें इस इंटीग्रेशन से हमको डर लग रही है, तो बता इंटीग्रेशन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर मान लेते हैं। मैं तो बताया था कि इंटीग्रेशन से मुक्ति पानी है ना, तो इंटीग्रेशन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को चलो हम वाई स्क्वायर मान लेते हैं। बस अब हमको आर डी आर को वाई डी वाई में कन्वर्ट करना है, तो दोनों ओर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है? कोई मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ जिसको हवा में डिफरेंशिएशन करना बोलते हैं, या तुम्हारे शब्दों में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सम आर्बिट्री वेरिएबल ऐसा बोलते हैं। तो बताओ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2r इंटू डी आर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy, तो 2 से 2 कैंसल, तो बताओ आर डी आर इक्वल टू वाई डी वाई ये आ गया, है ना? तो यही सबसे स्मार्ट है। बाकी किसी को मतलब शरीफों के टाइप से करना हो तो वैसे भी कर सकते हो कि हमने क्या माना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर माना है, तो बस गधों टाइप से दोनों आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो इधर आर के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? पहले पूरे का इंटू अंदर वाले का एक बार और, वाई स्क्वायर का तो 2y इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो y का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dr इक्वल टू r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2r प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, dr को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y dy इक्वल टू 2r dr, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वही चीज वापस आ गई ना। लेकिन ये तो पहली दूसरे के छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है ना? अब हम डायरेक्ट ऐसे हवा में डिफरेंशिएशन करने की स्किल कर लगा सकते हैं। ये ऑप्टिक्स के टाइम पे मैंने बताई थी, तो बस डायरेक्ट करेंगे आप कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लेंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर, एक्स स्क्वायर का 0, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई, 2 से 2 कैंसिल, तो आर डी आर इक्वल टू वाई डी वाई। बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन आर डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, है ना? इंटीग्रेशन आर डी आर को हम क्या लिख सकते हैं? वाई डी वाई अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर, तो आर डी आर को वाई डी वाई अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई, बताओ इस वाई से ये वाई कैंसल, तो बताओ क्या बचा? केवल इंटीग्रेशन डी वाई, और हमको पता है कि, है ना बच्चा, ओनली इंटीग्रेशन dy, और हमको पता है कि ओनली dy का इंटीग्रेशन y हो गया। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, y की वैल्यू रख सकते हैं। तो y स्क्वायर हमने किसको माना था? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y को क्या लिख सकते हैं? रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लिमिट अब रख देते हैं r इक्वल टू 0 से कैपिटल R, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में r की जगह 0 रखेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर मतलब x, तो इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लिख देता हूँ कि इस पूरी चीज का हमने इंटीग्रेशन किया ना, तो इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इतना आ गया, ठीक है? बस आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ एक 2 पाई से एक 2 पाई कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसके एक्सिस पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना आ गया अपने पास? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर और इसका इंटीग्रेशन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है? तो यूनिफॉर्म डिस्क के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल इतना होता है। तो इसको याद रखा जा सकता है, बाकी भूल गए तो भी चलेगा, कोई बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं, हेडेक मत पालना। याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तब भी चल जाएगा, इसको फटाफट 1 मिनट में तुम डिराइव भी कर सकते हो। हाँ बच्चों, अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाला, और 10 बार बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाल लिया मतलब समझ जाना कि पोटेंशियल एनर्जी तो अपनी पॉकेट में है। तो कई बार पूछता है कि यहाँ क्यू नॉट का कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है, डिस्क के कारण इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमको पता है कि डिस्क के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल इतना होता है। इस पोटेंशियल में क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यू वी, तो क्यू की जगह तो क्यू नॉट, और वी होगा
डिस्क के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा और हमको पता है कि डिस्क के कारण पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो एज ए रिएक्शन पॉइंट चार्ज के कारण डिस्क की भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो डिस्क और पॉइंट चार्ज के बीच आपस में एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी भी इतनी होगी, वो कर सकते हैं। चलो एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस आर है। तो हमको देखना है कि, हाँ बच्चों, हमको देखना है कि जैसे जैसे सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस एक्स चेंज करेंगे वैसे वैसे डिस्क का पोटेंशियल किस तरह से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है ना? तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो थोड़ा धैर्य से प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो तुम बताओ कि इसमें x इक्वल टू 0 रख दें तो पोटेंशियल कितना आएगा, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अब जैसे जैसे एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है, लेकिन इसमें एक धर्म संकट है ना? तुम खुद बताओ कि जैसे जैसे एक्सियल डिस्टेंस x बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये टर्म भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी और दोनों के बीच माइनस है। ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना, तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे ये टर्म भी बढ़ेगी और ये भी टर्म बढ़ेगी, तो दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हमको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी। तो तुमको अच्छे पता होगा, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कभी भी इस टाइप की टर्म आए तो उसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम इसका कॉन्जुगेट मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। है तो पता होगा ऐसी कभी सिचुएशन हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो बताओ ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर केवल आर स्क्वायर हो गया और नीचे ये नमूना हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यार, कचरे को हटा देता हूँ। है ना? यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डिस्क के कारण पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल का ज्यादा सिस्टमेटिक फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ, अब x केवल डिनोमिनेटर में और अब दोनों के बीच प्लस आ गया है बस। अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि बताओ एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर भी बढ़ेगा और एक्स भी बढ़ेगा और दोनों के बीच प्लस है मतलब डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी चीज घटेगी मतलब पोटेंशियल घटेगा। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि x इक्वल 0 मतलब सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे एक्सियल डिस्टेंस x बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा, ग्राफ से मतलब एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि जैसे जैसे एक्सियल डिस्टेंस x बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। और बताओ x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल टेंड्स टू 0 और इस साइड ग्राफ ऐसा है तो ऑब्वियसली उस साइड भी ग्राफ वैसा ही होगा। ठीक, तो बच्चों देखो अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाल लिया। वैसे ही हम किसी यूनिफॉर्म डिस्क की फॉर्म में कोई प्लैनेट हो तो उसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी बिल्कुल उसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ये आई थिंक जेईई में कभी पूछा गया था, है थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ये तुमको करना है। एक बार क्वेश्चन सुन लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कोई प्लैनेट है जो कि हॉलो डिस्क की फॉर्म में मतलब एन्युलर डिस्क की फॉर्म में है। इस प्लैनेट का मास m है, इसकी इंटरनल रेडियस r1 है और एक्सटर्नल रेडियस r2 है। तो हमको देखना है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इस एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और
इसको खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। एक बार देख लेना इसका सॉल्यूशन। ये तो देखो, इस बार हमको दे रखा है प्लैनेट है, जो कि हॉलो डिस्क की फॉर्म में है। इस प्लैनेट का मास m, इसकी इंटरनल रेडियस r1 और एक्सटर्नल रेडियस r2 है। तो इसके सेंटर से x एक्सियल डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो बताओ इसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर कर सकते हैं ना? ये तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी डिस्क हो तो उसको हम पतली-पतली रिंग में बाँटेंगे। तो बस आराम से बताओ, ये जो एन्युलर है, होलो डिस्क है, उसको भी हम पतली-पतली रिंग में, मतलब पतली-पतली पट्टियों में डिवाइड करते हैं, है ना? तो इस होलो डिस्क को भी पतली-पतली रिंग या पट्टियों में डिवाइड करते हैं, और चलो यहाँ से r डिस्टेंस पर, मतलब r रेडियस की और dr थिकनेस की कोई ऐसी पतली-सी पट्टी लेते हैं, पतली-सी रिंग लेते हैं। है तो वही कि इसको पतली-पतली रिंग में डिवाइड किया, और यहाँ से r रेडियस पर dr थिकनेस की कोई पतली-सी रिंग लेते हैं, और चलो इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो बस आराम से बताओ कि आराम से बताओ कि अपना जो एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में है ना, तो होता है इस पतली सी रिंग का मास dm और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इस पतली सी रिंग के कारण इस एक्सियल पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है ना। तो बताओ, इस बार अपना एलिमेंट पतली सी रिंग की फॉर्म में है, तो उसमें रिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो हमको अच्छे पता है कि पतली रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो k क्यू अपन सीधी डिस्टेंस, मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पतली सी रिंग के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल k की जगह g, q की जगह m अपन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल बंधन का होता है, इससे माइनस आएगा ही। तो बस हम बोल सकते हैं कि इस बार जो अपना एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में है, तो इस पतली सी रिंग का मास dm और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इस पतली सी रिंग के कारण यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस g, m की जगह dm अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ, इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट के कारण यह ग्रेविटेशन पोटेंशियल इतना है, तो इस पॉइंट पर टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल इसका इंटीग्रेशन, तो इस पॉइंट पर टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना? मतलब चलो नीचे लिख देता हूँ यार, चलिए। हाँ, तो छोटे से एलिमेंट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल इतना है, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस इन सब का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस जी डीएम अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे मेन चीज हमको डीएम देखना है, मतलब ये जो पतली सी रिंग है उसका मास कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि ये फ्लैट है, मतलब डिस्क की फॉर्म में, तो जो भी मास होगा वो एरिया में फैला होगा। तो मास के लिए पहले हमको इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा वो देखना होगा। तो ये तो अभी हम कर चुके हैं, तो हमको पता है कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है, तो इसका एरिया कितना होगा, पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो द सर्कुलर पट्टी है तो इसकी लेंथ 2 पाई आर इंटू विड्थ डी आर। तो बस पतली पट्टी का एरिया इतना है, तो पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क है ना? यूनिफॉर्म डिस्क है, इसलिए डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो बताओ, इस डिस्क का टोटल मास कितना है, m, और टोटल कितने एरिया में फैली हुई है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो बस हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इतने एरिया में कितना मास है, m, तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा, m अपन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो हमको कितने एरिया में निकालना है, 2 पाई आर डी आर, इतने एरिया में कितना मास होगा, m अपन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर ये होगा। तो सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसल, फिर सॉल्व करेंगे तो इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट का मास कितना आएगा, 2m अपन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू आर डी आर। तो इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट का मास इतना आ गया। बस बताओ, टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो क्या बाहर निकलेगा यार, -2 जीएम अपन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर,
है ना? ये सारे कांस्टेंट बाहर निकल गए और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन आर डी आर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये बचेगा। लिमिट रखते हैं, तो तुम बताओ कि डी आर है तो आर की लिमिट रखेंगे और बताओ इस बार सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए r इक्वल टू r1 और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए r इक्वल टू r2। तो बताओ इस बार ये डिस्क कहां से कहां तक फैली हुई है, r1 से r2 तक फैली हुई, तो लिमिट भी r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2। बस अब अपना सबसे मेन काम है कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जगह की कमी है इसलिए अगले पेज पे मैं कर लेता हूँ। तो हमको देखना है कि इंटीग्रेशन आर डी आर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आर इक्वल टू आर वन से आर इक्वल टू आर टू कितना होगा वो देखना है। बस इसका इंटीग्रेशन का तरीका तो अभी पढ़ा था। तो बताओ हमको अंडर रूट से मुक्ति पानी है ना, तो अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लेते हैं। आर डी आर को वाई डी वाई में कन्वर्ट करना है तो हवा में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आर का डिफरेंशिएशन तो टू आर इंटू डी आर, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आर डी आर इक्वल टू वाई डी वाई। बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह वाई डी वाई, ये क्या हो रहा है ना, आर डी आर की जगह वाई डी वाई ओपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर रख सकते हैं, तो नीचे वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई हो गया। बताओ वाई से वाई कैंसिल तो बचा ओनली डी वाई और ओनली डी वाई का इंटीग्रेशन वाई। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अब हम वाई की वैल्यू रख सकते हैं। बताओ वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माना था, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब लिमिट रखते हैं आर इक्वल टू R1 से R इक्वल टू R2। आती होगी लिमिट रखने, कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पे R की जगह R2 रखेंगे तो रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पे R की जगह R1 रखेंगे तो रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो ध्यान रखना इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन है ना, कांस्टेंट बाहर और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन ये हो गया। इसकी वैल्यू रखने से सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जगह कम है इसलिए मुझे पीछे करना पड़ेगा। तुम खुद बताओ कि नीचे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ रहा है और ऊपर ये नमूना आ रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। बताओ नीचे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है तो ऊपर भी हमको R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो होता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट का डिवाइड करते हैं, है ना, इससे अपना काम हो जाएगा। तो बताओ ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे यही नमूना आ जाएगा, रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R2 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो होता है इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया अपने पास, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर पर नीचे ये पूरा कचरा। तो बताओ इस इंटीग्रेशन को कॉन्जुगेट लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास कितना आ गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपन रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अब इस नमूने से ये नमूना कैंसिल हो गया, तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल अपने पास कितना आ गया, -2 gm अपन रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तुमको इतना पता होना चाहिए इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल लिया, मतलब इनडायरेक्टली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली। इस प्लेस पर अगर एम नॉट मास का कोई पार्टिकल हो तो इस प्लैनेट के कारण इस पार्टिकल की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम नॉट इंटू वी जी, ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं मतलब समझ जाना कि ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने डिस्क के कारण पोटेंशियल निकालना देखा। अब हम किसी हॉलो स्फीयर
या स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल निकालना देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा कांसेप्ट बता देता हूँ। देखो वैसे तो ये चीज़ मैंने सैटरडे की क्लास में बताई थी, लेकिन कई लोगों की मेमोरी गजनी से भी खराब होती है, तो एक-एक दिन में भूल जाते हैं। ये तो वो होलो स्फीयर का पोटेंशियल निकालने के पहले एक छोटा-सा कांसेप्ट बता देता हूँ। तो तुमको याद होगा कि सैटरडे की क्लास में मैंने अ, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की किताबी डेफिनेशन बताई थी, है ना? तो वही पहले पोटेंशियल की किताबी डेफिनेशन सुन लेना, जैसे पिछली क्लास में बताई भी थी और लिखवाई भी थी, फिर भी देख लेना। ये तो पहले पोटेंशियल की किताबी डेफिनेशन देख लेना। ये तो मैंने बताया था कि बताओ पोटेंशियल को अपने सिंपल इंसानी शब्दों में तो ये बोल सकते हैं कि यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन इसको किताबी शब्दों में भी देख सकते हैं। तो देखो किताबी शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी गिवन पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट धीरे-धीरे ले आने में हमको जो वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये तो हम बोल सकते हैं यार। ये पोटेंशियल की किताबी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी गिवन पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ले आने में हमको जो वर्क या मेहनत करनी पड़ती है वही पोटेंशियल के बराबर होती है। तो ये तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलना भूल गया था। तो वो भी तुम खुद बना सकते हो। ठीक, तुम खुद बताओ कि किसी भी यूनिट चार्ज को सॉरी तुमको बताओ किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक ले आने में हमको जो मेहनत करनी पड़ती है वो तो पोटेंशियल के बराबर होती है। और ऐसे ही किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ले आने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। है ना? तो आगे कंपैरेटिवली ध्यान रखना है चीज़ें। आगे मुझे बतानी नहीं पड़े, ध्यान रखना कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक ले आने में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो तो पोटेंशियल के बराबर होती है और किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। जैसे किसी यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले आने के लिए हमको 10 जूल जितना वर्क करना पड़ रहा है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीए माइनस वीबी भी 10 ही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक ले आने में जो मेहनत करनी पड़ती है वो पोटेंशियल के बराबर और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो मेहनत करनी पड़ती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। फिर तो किसी यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले आने में 10 जूल जितना वर्क करना पड़ेगा, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल 10 होगा। और अगर किसी यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले आने के लिए बिल्कुल 0 वर्क करना पड़ेगा, तो फिर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा मतलब ए और बी पर पोटेंशियल सेम होगा। हाँ बच्चों, चलो वापस मेन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण पोटेंशियल देखा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होता है वो देखते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो या मेडिकल का एग्जाम हो, होलो स्फीयर के पोटेंशियल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी रिवाइज करो इसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना। तो वही यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होता है वो देखते हैं। ये तो देखो इसमें भी रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, उसकी डेरिवेशन हम आगे करेंगे। पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है? तो देखो इस बार मान लेते हैं सॉरी इस बार मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, मतलब स्फेरिकल शेल है। इसकी रेडियस आर, चार्ज प्लस क्यू और होलो स्फीयर है मतलब अंदर से तो बिल्कुल खाली होगा। जो भी चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा यूनिफॉर्मली चार्ज पतला होलो स्फीयर है, ठीक है? तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, है ना? सबसे पहले इसके सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, हमको अच्छे पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। हमको पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए चाहे कैसा भी स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो बताओ पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू अपन स्मॉल आर, तो इस पूरे होलो स्फीयर के कारण भी बाहर तो पोटेंशियल
के क्यू ओपन स्मॉल आर ही होगा, जहाँ मत भूलना स्मॉल आर सरफेस से नहीं सेंटर से डिस्टेंट। बस होलो स्फीयर के कारण बाहर तो पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर मतलब के क्यू ओपन सेंटर से डिस्टेंट। अब इसके सरफेस पर पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इस बार होलो स्फीयर तो है लेकिन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर सेम ही होता है। इससे पोटेंशियल में सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर बोलने की जरूरत नहीं है ना, सरफेस पे बोलना ही काफी है। तो अब इस होलो स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल देखते हैं। तो हमको पता है कि सरफेस वाला जो पॉइंट है उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगी। तो तब सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ओपन कैपिटल आर। तो यहाँ तक तो तुम खुद ही सोच सकते थे कि बाहर तो के क्यू ओपन स्मॉल आर और सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर। अब देखो, अब हमको इस होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस होलो स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, वो देखते हैं ना। वही कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं, है ना। तुम है ना, तुम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि बता होलो स्फीयर में तो जो भी चार्ज होगा वो केवल सरफेस पर ही होगा, है ना। बोल सकते हैं कि होलो स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर ही होगा। तो बताओ, हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी, कह सकते हैं ना, कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पर होगा। तो हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, के क्यू ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा। तो सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल भी के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर वही होगा। कोई मूर्खों टाइप से कैंसिल तो नहीं कर देगा ना, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल है तो रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाता है। तो कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि होलो स्फीयर में सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, के क्यू ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा। तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल भी के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर होगा। ये तो सेंटर पे आ गया। अब हमको देखना है कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अंदर वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर है, सरफेस पर भी के क्यू ओपन कैपिटल आर है, तो अंदर वाले जो बीच वाले पॉइंट होंगे वहां भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर होगा। ऐसे तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। या चाहो तो इसको तुम थोड़ा सा टेक्निकली भी देख सकते हो। तो देखो, होलो स्फीयर के कारण, है ना, होलो स्फीयर के कारण अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल तो हमको नहीं पता है लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है। और वही मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो होता है ना, बताया था। यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो ना, तो होलो स्फीयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, कॉन्फिडेंट बताओ कि, चलो मैं कोई यूनिट चार्ज ले लेता हूँ। तो तुम कॉन्फिडेंट बताओ कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो होता है। तो बताओ उसमें अगर कोई यूनिट चार्ज रखें तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जीरो होगा। और बताओ इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो होगा तो किसी यूनिट चार्ज को सेंटर से अंदर वाले किसी पॉइंट तक ले आने में हमको वर्क भी बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। और बताओ यूनिट चार्ज को सेंटर से अंदर वाले किसी पॉइंट तक ले आने में हमको वर्क जीरो करना पड़ेगा। तो सेंटर और अंदर वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की किताबी डेफिनेशन बताई थी ना, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यार, फिर हम ये बोल सकते हैं कि बताओ अंदर पोटेंशियल तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो बताओ होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल तो नहीं पता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो बस तुम बताओ कि, ये तो बताओ कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो होता है तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जीरो होगा। तो किसी यूनिट चार्ज को सेंटर से अंदर वाले किसी पॉइंट तक ले आने में हमको वर्क भी जीरो करना पड़ेगा। और बताओ सेंटर से अंदर वाले पॉइंट तक ले आने में हमको वर्क जीरो करना पड़ेगा तो सेंटर और अंदर वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस भी जीरो होगा। और पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो होगा मतलब सेंटर और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, तो अंदर भी सब जगह पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमने इसके सारे रिजल्ट देख लिए,
तो ये होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल के एक बार रिजल्ट सारे फटाफट समराइज कर लेता हूँ। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है। सबसे पहले सेंटर से r डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल देखना है तो हमको डायरेक्ट पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो कैसा भी स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल k q ओपन स्मॉल r, तो इस पूरे होलो स्फीयर के कारण भी बाहर पोटेंशियल k q ओपन स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r सरफेस यानी सेंटर से डिस्टेंस। फिर सरफेस वाले पॉइंट पर देखना है तो सरफेस वाले पॉइंट की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर, इसे सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर। उसके बाद होलो स्फीयर के सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि होलो स्फीयर के सेंटर पे नहीं, होलो स्फीयर के अंदर भी सब जगह पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर यूनिफॉर्म होता है। तो सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, अंदर भी के क्यू ओपन कैपिटल आर, सरफेस पर भी के क्यू ओपन कैपिटल आर। तो सरफेस तक पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है, उसके बाहर ही चेंज होता है। हाँ बच्चों, एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से रिजल्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, ठीक है? तो चलो इस बार भी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है। जैसे-जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r चेंज करेंगे, वैसे-वैसे इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस टाइप से चेंज करेगा वो देखना है। तो चलो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि होलो स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 हो, लेकिन सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं होता है, के क्यू ओपन कैपिटल R होता है। है ना? और हमको ये भी पता है कि होलो स्फीयर के केवल सेंटर पे नहीं, अंदर वाले भी सारे पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही रहता है और सरफेस तक उतना ही रहता है। तो मैं लिख देता हूँ कि होलो स्फीयर के सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, और हमको पता है केवल सेंटर पे नहीं, अंदर वाले भी सारे पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर यूनिफॉर्म होता है ना। तो सेंटर पे नहीं, अंदर वाले भी सारे पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर यूनिफॉर्म होता है, और सरफेस पर भी पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर होता है। तो सेंटर से सरफेस तक तो पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब बाहर देखते हैं तो हमको पता है कि बताओ इस होलो स्फीयर के बाहर देखें है, तो होलो स्फीयर के बाहर पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर होता है। मतलब बाहर पोटेंशियल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो बाहर पोटेंशियल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली घटेगा, है ना? और इस साइड ग्राफ ऐसा है तो उस साइड भी इसी टाइप का होगा। तो ये ग्राफ भी हम देख सकते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रिजल्ट देखे। एक बार इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। बाकी ध्यान रखना कि डेरिवेशन तो फॉर्मेलिटी है ना? सारी चीजें तुमको ऐसे ही पता चल गई होंगी। एक बार कर लेते हैं, है ना? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, चार्ज प्लस क्यू रेडियस आर, और हमको पता है कि होलो मतलब अंदर से खाली होगा। जो भी चार्ज है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वही होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है। तो हमको अच्छे पता है कि होलो स्फीयर से r डिस्टेंस बाहर देखें तो हमको पता है ये क्या हो रहा है यार, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि r डिस्टेंस बाहर देखें तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओपन स्मॉल r स्क्वायर होता है, और होलो स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह 0 होता है। तो होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया था ना, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जिन नमूनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो, उसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से करेंगे, है ना? स्टार्टिंग में ही बताया था। तो तुम बताओ कि होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से करेंगे, मतलब वही पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? अपना वीबी माइनस वीए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इस तरीके से करेंगे, है ना? तो चलो सबसे पहले हमको, है ना, सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है ना? वैसे तो कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू ओपन r, तो इस पूरे होलो स्फीयर के कारण भी के क्यू ओपन r ही होगा, है ना? ये हमको अच्छे से पता है। लेकिन एक बार इसको फॉर्मेलिटी से कर देते हैं। ये तो सेंटर से r डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो बाहर पोटेंशियल तो भले ही नहीं पता है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो हमको पता है कि सेंटर से r डिस्टेंस बाहर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली दूर भगाने वाला होता है, और कितना होता है k क्यू ओपन r स्क्वायर। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो r डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। बस इसमें वो अपना पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देते हैं।
ठीक है, तो तुमको पता होगा कि पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr फ्रॉम A टू B। और A और B पॉइंट के बारे में मैंने चमका कर बताया था कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल दिया होता है या माना जाता है उसको पॉइंट ए लेते हैं, और जहां पोटेंशियल निकालना है उसको पॉइंट बी। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत दूर वाले पॉइंट पर मतलब r टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, और हमको सेंटर से r डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो बस तुम बताओ कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल दिया गया है, माना गया है, तो इसको पॉइंट ए, और किसी भी जनरल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। बस अब भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं। तो बताओ वी बी की जगह क्या आएगा, आर माइनस, ये नीचे लिख देता हूँ जगह कम हो जाएगी। तो बताओ वी बी की जगह आर माइनस वी ए की जगह इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में ई क्या होता है, ए और बी पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है ना, ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले में ई क्या होता है, ए और बी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। तो बता ए पॉइंट कौन सा है, इनफाइनाइट, और बी पॉइंट कौन सा है, सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर वाला पॉइंट है। तो तुम बताओ कि इस बार तुम बताओ कि इस बार ए से बी के बीच जितने ही पॉइंट होंगे सब बाहर वाले होंगे, है ना। ए से बी तक जितने ही पॉइंट होंगे वो बाहर वाले होंगे, तो वहां बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और हमको पता है कि होलोस्फीयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना कि ए पॉइंट इनफाइनाइटली और बी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर, तो बस ए से बी तक जितने ही पॉइंट होंगे वो बाहर वाले होंगे, और बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है इंटू डी आर। ए की जगह आर टेंस टू इनफाइनाइट और बी की जगह आर इक्वल टू आर। आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। बताओ इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 माना गया था, बस एलएचएस में बचेगा वी आर, आरएचएस में माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बचेगा डी आर ओपन आर स्क्वायर। डी आर ओपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 ओपन आर, अपर लिमिट रखेंगे तो -1 ओपन आर, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 ओपन इनफाइनाइट। ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर। ये तो बेवकूफी की ना, हमको पता था कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के जैसा है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज जैसा ही आएगा, लेकिन अपने बोर्ड में आया तो हमको मूर्खों टाइप से ऐसा डिराइव करके लिखना होगा। हाँ बच्चों, अभी तो हमने होलोस्फीयर के कारण आर डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल को डिराइव किया था। अब हम देखते हैं कि होलोस्फीयर के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर वाले किसी पॉइंट पर, सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा उसको डिराइव। हाँ बच्चों, अब इस होलोस्फीयर के कारण अंदर भी पोटेंशियल को डिराइव कर लेते हैं। तो चलो वो यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर जिसका चार्ज की और रेडियस आर, तब हमको देखना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर अगर कोई पॉइंट लें तो वहां पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो चलो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस होलोस्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। और बताओ सेंटर पर तो पोटेंशियल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि होलोस्फीयर है मतलब सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही होगा है ना। होलोस्फीयर से सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही होगा, तो हर एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी। तो हर एक चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, के क्यू ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा, और सारे पोटेंशियल को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ देंगे तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल भी के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर। ये पहले ही बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेंटर पर तो टोटल पोटेंशियल के क्यू टोटल ओपन कैपिटल आर उतना ही होगा, है ना। अब सेंटर पर इतना आ गया, अब हमको देखना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। उसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हम लॉजिकली कर सकते हैं, और दूसरा रोबोट के टाइप से उसी चीज को मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। चलो पहले हम लॉजिकल इसको करते हैं, ठीक है। तुम खुद बताओ कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर है ना, तो हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल 0 होता है। अब ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम कोई यूनिट चार्ज लेते हैं, यानी इस होलोस्फीयर के अंदर कोई यूनिट चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं, हमको अच्छे पता है कि होलोस्फीयर के कारण अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर प्रेजेंट यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी 0 होगा।
कह सकते हैं ना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर प्रेजेंट इस यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी 0 होगा। और बताओ इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 होगा, तो बताओ इस यूनिट चार्ज को सेंटर से अंदर वाले किसी भी पॉइंट तक ले आने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो भी 0 होगा। बताओ ना यार, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यूनिट चार्ज पे फोर्स 0 है, तो सेंटर से अंदर वाले किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो भी 0 होगा। और सेंटर से अंदर वाले किसी पॉइंट तक, है ना, यूनिट चार्ज को ले आने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो 0 होगा। मतलब सेंटर और अंदर वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस भी 0 होगा। और बताओ सेंटर और अंदर वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस 0 होगा, मतलब सेंटर पर और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। तो चूंकि सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर है, तो अंदर वाले भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर ही होगा। है ना, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर, है ना, यही सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर तुम इंसान नहीं हो, कोई मशीन ही मानो हो, तो गधों टाइप से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर तुम खुद बताओ कि सेंटर पर पोटेंशियल हमको पता है के क्यू ओपन कैपिटल आर, सेंटर से आर डिस्टेंस, अंदर पोटेंशियल देखना है। तो बस चलो आसानी के लिए सेंटर को हम ए मान लेते हैं, सेंटर पर पोटेंशियल पता है तो इसको ए मान लेते हैं, और अंदर वाले किसी पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। तो बस वही पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला वीबी माइनस वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। तो वी बी, बी की जगह अंदर वाला पॉइंट लेते हैं माइनस, वी ए की जगह सेंटर वाला पॉइंट लेते हैं, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि इसमें ई क्या होता है, ए और बी पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। तो इस बार ए पॉइंट सेंटर वाला लिया है और बी पॉइंट अंदर वाला लिया है। तो बताओ ए से बी के बीच जितने पॉइंट होंगे सब अंदर वाले होंगे, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह 0 है। तो बताओ ए से बी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन 0, तो इंटीग्रेशन भी 0। मतलब वी इन माइनस वी सेंटर इक्वल टू 0। वी सेंटर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वी इन इक्वल टू वी सेंटर, मतलब जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही अंदर सब जगह होगा। सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर है, तो अंदर भी सब जगह उतना ही होगा। ठीक है, जो इंसान होगा वो तो इस लॉजिकल तरीके से करेगा, तुमको कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए इसको परफेक्ट शब्दों में लिख भी दिया है। तो इंसान होगा ऐसे लॉजिकली सोचेगा, लेकिन कोई रोबोट होगा तो वो ऐसे मैथमेटिकली करेगा। अब तुम क्या हो, तुम खुद सोच लो। हाँ बच्चों, अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा। वैसे हम किसी होलो स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी देख सकते हैं। सेम वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई प्लैनेट है जो कि होलो स्फेरिकल है, मतलब होलो शेल की फॉर्म में, मास एम रेडियस आर, होलो स्फीयर है मतलब अंदर से खाली है, जो भी मास है इसकी सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस इसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, हमको अच्छे पता है कि बाहर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर होता है, तो वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीएम ओपन स्मॉल आर, लेकिन माइनस होगा। और इसमें पता होगा कि आर जो है वो सरफेस से नहीं सेंटर से डिस्टेंस है। अब चलो, अब इसके सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देख लेते हैं। तो हमको पता है कि जो सरफेस वाला पॉइंट है उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर, तो सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन कैपिटल आर होगा। अब इसके सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखते हैं। तो हमको पता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीएम ओपन कैपिटल आर, लेकिन माइनस तो आएगा ही। और अब हम इसको अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि होलो स्फीयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है। वैसे ही इस होलो स्फीयर के अंदर सब जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म होगा। और सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन कैपिटल आ रहे हैं, तो इसके अंदर वाले भी सारे पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन कैपिटल आर ही होगा, जो अंदर सब जगह यूनिफॉर्म होगा। अब देखो, ये तो हमने इसके रिजल्ट देख लिए। एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से रिजल्ट ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। लेकिन ये माइनस को मत भूलना यार, है ना। बताया था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो, वो बंधन का होता है, इससे माइनस तो आएगा ही। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई होलो स्फेरिकल प्लैनेट है,
जिसका मास m और रेडियस r, जैसे-जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे-वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल किस तरह से चेंज होगा वो देखना है। सबसे पहले सेंटर पर देखते हैं, तो हमको अच्छे पता है कि होलो स्फेरिकल प्लैनेट है, इसके सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है? माइनस जी ओपन कैपिटल आर। और हमको पता है कि केवल सेंटर पे ही नहीं, हमको पता है कि केवल सेंटर पे ही नहीं, इस होलो स्फेरिकल प्लैनेट के अंदर भी सब जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है ना? सेंटर पे नहीं, इस होलोस्फेयर के अंदर भी सब जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जी ओपन कैपिटल आर यूनिफॉर्म रहता है ना? सेंटर पे नहीं, अंदर भी सब जगह पोटेंशियल माइनस जी एम ओपन कैपिटल आर होता है और सरफेस पर भी उतना ही होता है। लेकिन अगर बाहर जाएंगे तो बाहर ग्रेविटेशन पोटेंशियल चेंज करेगा। बाहर माइनस जी एम ओपन स्मॉल आर है ना, तो बाहर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस वन ओपन आर के टाइप से चेंज करेगा। और इस साइड ग्राफ ऐसा है तो ऑब्वियसली उस साइड भी ग्राफ वैसा ही होगा। तो ये इजीली कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे।